हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बहुत ही शॉर्ट क्लास होने वाली है। इसमें हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशंस क्या क्या है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर और क्या असेंशियल्स है ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर है वो डिस्कस करे जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ये जो एक्ट था वो पास करा गया था बाय ब्रिटिश इंडिया और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ये एक्ट एप्लीकेबल होता है टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन एक्ट ऑफ 2019 के बाद में ये अप्लाई होने लग गया है टू दी होल इंडिया। ये एक्ट जो है वो फोर्स में आता है फ्रॉम 1 सितंबर 1872 को और अप्लाई होता है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर ये अप्लाई किया जाता है। देयर आर टोटल 238 सेक्शंस करेंटली। इनिशियली जब एक्ट जो है वो बना था तब उसमें 266 सेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन 76 से लेके 123 सेक्शन जो कि सेल्स ऑफ गुड्स के हैं और सेक्शन 239 से लेके 266 जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड थे, उन सेक्शंस को रिपील कर दिया गया और उनके लिए एक अलग सा एक्ट जो है वो बना दिया गया। उसके अंदर इन सेक्शंस को इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया। जैसे सेल के सेक्शंस आ गए सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 और पार्टनरशिप के सेक्शंस जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डील किए जाते हैं। इसीलिए करेंटली हमारे पास में टोटल 238 सेक्शंस है। ये जो एक्ट है हमारा, ये 11 चैप्टर्स के अंदर क्या करा गया है, 11 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें दो पार्ट्स है। पार्ट 1 के अंदर तो हम जर्नल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं 1 से 75 और पार्ट 2 के अंदर हमारे बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जैसे इंडेमिनिटी, एजेंसी, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करता है। बेलमेंट, प्लेज, ये सारे इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर हमारे आते हैं। अब कुछ की डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अगर हम पढ़ रहे हो तो। सबसे पहली डेफिनेशन आती है प्रपोजल, जो 2A में डिफाइन करी गई है। सिंपली इसका मतलब होता है ऑफर करना। किसी को आप कुछ ऑफर कर रहे हो, जैसे ये ए पर्सन पी पर्सन को कहता है कि मैं आपको अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता हूँ एट 10,000 रुपीज़। तो यहाँ इसने इसको क्या करा है, एक ऑफर दिया है, एक प्रपोजल रखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल कहते हैं, जिसमें आप किसी पर्सन को ये कहते हो कि मैं आपको ये चीज़, आपके लिए ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ या ऐसा नहीं करने के लिए तैयार हूँ, इसके ऊपर आप अपनी क्या दे दो, मुझे असेंट दे दो, यानी कि अपनी कंसेंट दे दो। प्रपोजल का जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है हमारा एक्सेप्टेंस, जो कि सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। बेसिकली अगर आपने किसी पर्सन को कोई प्रपोजल रखा, कोई ऑफर दिया, अगर वो पर्सन उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे यहाँ ए ने बी को ऑफर दिया मोबाइल फ़ोन खरीदने का, अगर बी इस ऑफर को क्या कर लेता है, इस प्रपोजल को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो 2B की डेफिनेशन में आ जाता है। और ये एक्सेप्ट होने के बाद में आपका प्रपोजल कन्वर्ट हो जाता है प्रॉमिस के अंदर। प्रॉमिस में दो पार्टीज होती है, मतलब इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो पार्टीज होती है। जो पर्सन प्रपोजल रख रहा है वो प्रॉमिसर होता है और जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी कहलाता है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ए प्रॉमिसर है क्योंकि उसने प्रपोजल रखा है कि तुम मेरा फ़ोन खरीद लो 10,000 में, और यहाँ पे बी क्या है, प्रॉमिस ही है क्योंकि उसने उसको क्या करा है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी कंसिडरेशन, जो 2D में डिफाइन करी गई है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप जो प्रपोजल रख रहा है और जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक कंसिडरेशन होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ए जो है वो बी से क्या कह रहा है कि तुम मेरा क्या कर लो, 10,000 रुपये का 10,000 रुपये में मेरा फ़ोन खरीद लो। तो इसमें कंसिडरेशन क्या था, कंसिडरेशन था 10,000 रुपीज़। किसके लिए, बी के लिए, और ए के लिए था 10,000 रुपीज़ और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन, जिसमें आप एक दूसरे को कुछ देने का क्या करते हो, प्रॉमिस करते हो। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीमेंट।
एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो फॉर्म करते हैं कंसिडरेशन को एक दूसरे के लिए, जो यहाँ पर करा गया था कि बी क्या करेगा, ए को 10,000 रुपये देगा और ए बी को क्या देगा, मोबाइल फोन देगा। तो ये क्या बन गया, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। यानी कि जब आपको कोई ऑफर रखा गया, उस ऑफर को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और वो एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर्म करता है, तो वो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे आती है, वो आती है कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, अब ये एग्रीमेंट तो हो चुका है, अब अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब जिसे आप, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो, फोर्स में ला सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी एग्रीमेंट अगर दो पर्सन के बीच में हुआ है और उस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में वो उसे क्या करवा सके, कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करा सके, उसे फोर्स में ला सके, तो वो क्या बन जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि ए जो है वो बी से कहता है कि तुम अगर क्लास 12th के अंदर क्या आ जाते हो, 12th के अंदर अगर तुम्हारे 90+ बनती है तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूंगा या तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। बी जो है वो अपने 12th एग्जाम के अंदर 92% लेके आता है। तो अब क्या बी ए को इस चीज़ के लिए, यानी कि अब अगर ए मना कर दे उसे कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे ही कह दिया था तुम्हें, मैं कौन सा तुम्हें सच में मोबाइल फ़ोन ला के दूंगा, तो क्या अब बी इस चीज़ के लिए उस कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये उन दोनों के बीच में एक सोशल एग्रीमेंट हुआ। ये कोई वैसा एग्रीमेंट नहीं है जो आप कोर्ट में एनफोर्स करवा सको, ये सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट था। वहीं पे अगर ए और बी जो है वो दो पार्टीज है और ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपीज में मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, अपना घर बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करो, तुम मुझे 10 लाख रुपए दो और मुझसे मेरा घर ले जाओ। अब बी क्या करता है, बी जो है उसे 5 लाख रुपए एडवांस दे देता है, लेकिन ए जो है वो अब उसे करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो इस केस में क्या बी कोर्ट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये क्या हो गया इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, जिसे आप लॉ के अंदर एग्जीक्यूट करा सकते हो, फोर्स करवा सकते हो, वो सभी के सभी एग्रीमेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था सोशल एग्रीमेंट का, जैसे मैंने कहा कि अगर कल तुम यहाँ आ जाते हो तो हम लोग जो है वो डिनर पे चलेंगे, तो अब अगर मैं तुम्हें डिनर पे नहीं लेके जाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कोर्ट में ले जाओगे, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं हम, वॉइड एग्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट जो हमारे इसके अंदर डेफिनेशन आती है वो आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी के कहने पर ही एनफोर्स में आ सकते हैं, दूसरी पार्टी के कहने पे वो एनफोर्स में नहीं आएंगे, दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे आप उसको एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते हो। लास्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। मान लो ए और एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उस समय पे क्या था, इन्फोर्स में था, लेकिन अब वो एनफोर्सिएबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जो पर्सन है ए, ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना घर जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे कुछ इलीगल आइटम्स जो है वो तुम्हें मुझे बेचने पड़ेंगे। अब इसमें जो कंसिडरेशन जो बी ए को दे रहा है वो क्या है, अनलॉफुल है, इलीगल है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा।
इसे और सिंपल तरीके से अगर हम समझें कि ए जो है वो बी से कहता है कि तुम क्या करो, मैं तुम्हें अपना घर बेच देता हूँ 20 लाख में, ठीक है। अब तुम मुझे 10 लाख का तो क्या करो, कैश मुझे दे दो, और बाकी के 10 लाख की जगह तुम मुझे वो उससे कोई भी इलीगल आइटम खरीदना है, ठीक है, तुम मुझे वो दे दो। तो यहाँ पे जो 10 लाख तक का पार्ट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट का सही है, लेकिन जो बाकी का 10 लाख का पार्ट था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो वो जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स नहीं करा सकते हो आप कोर्ट के अंदर, जो विच सीजेस टू बी, जिसे आप एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। सीज मतलब जो एंड हो गया, एंड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी को कोई ऑफर करो और वो पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो ये बन जाएगा प्रॉमिस। अगर ये प्रॉमिस के अंदर कोई पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इंक्लूडेड है तो ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल कराया गया है बाय लॉ तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाएंगे, तो वो सभी के सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो फ्री कंसेंट से करे गए हों, और जो पार्टी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट वो कॉम्पिटेंट है, वो लॉफुल कंसिडरेशन के साथ में, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में करी गई है, और उसे एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर नहीं करा गया है। ये बात हमारा सेक्शन नंबर 10 जो है एक्ट का कहता है कि वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो सही तरीके से करे गए हो, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में, फ्री कंसेंट के साथ में, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो इन कैपेसिटी है टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर नहीं किया गया है वॉइड, यानी कि जिसे वॉइड डिक्लेयर नहीं करा गया है। अब इसमें आता है कि कौन लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हु आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो मेजर होगा, जो साउंड माइंड का होगा, और जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ होगा। साउंड, अब कौन पर्सन साउंड माइंड का होगा ये हमारा सेक्शन नंबर 12 बताता है कि कौन पर्सन साउंड माइंड का कहलाएगा। वो पर्सन साउंड माइंड कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो उस टाइम पे क्या है, केपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो चीज़ों को समझने के लिए क्या है, सक्षम है, मीन्स केपेबल है, उसे सब समझ में आ रहा है कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग में क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो रैशनल जजमेंट्स ले सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साउंड माइंड का कहेंगे। जैसे ए जो है वो एक पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि उसे अपनी कार बेचनी है, उसे कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी टर्म्स है, जो भी कंडीशंस लगाई जा रही है, वो सारी चीज़ें उसे समझ में आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, साउंड माइंड का कहलाएगा। नॉट डिस्क्वालीफाई, यानी कि ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जिसे लॉ के थ्रू क्या करा गया हो, बार्ड कर दिया गया हो, डिस्क्वालीफाई कर दिया हो टू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इसमें जो टर्म आता है हमारा वो आता है फ्री कंसेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेक्शन 10 हमारा कहता है कि कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो फ्री कंसेंट के साथ में किए जाएंगे। कंसेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें आप अपनी असेंट देते हो, जिसमें आप एग्री करते हो सामने वाले पर्सन के साथ में। अब ये क्या होना चाहिए, कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए। इट इज नॉट कॉज्ड बाय द कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मिस्टेक। ये सारी की सारी डेफिनेशंस हमारे सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक डिफाइन करी गई है कि कॉर्जन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, फैक्ट क्या हुआ, ये सारे के सारे दिखा बताए हैं उसके अंदर। कॉर्जन का मतलब हुआ कि आप किसी पर्सन को कुछ एक्ट करने के लिए या कुछ एक्ट नहीं करने के लिए क्या कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, उसे डरा रहे हो और धमका रहे हो।
ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं विद एन इंटेंशन कि वो पर्सन जो है वो एग्रीमेंट के अंदर आ जाए। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहाँ पे दो पार्टीज है ए और बी, तो उसमें से एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी को क्या कर रही है, डोमिनेट कर सकती है और उस अपनी पोजीशन का क्या कर सकती है, अनफेयर यूज और एडवांटेज करके उस पर्सन से काम करवा सकती है। फ्रॉड यानी कि ये तो आप समझते हो, फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, यानी कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो पार्टी को आप कुछ और बताते हो लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, कुछ और होते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है मिस्टेक। तो मिस्टेक जो है वो दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो भी आप कंसिडरेशन या जो भी ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होने चाहिए। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो लॉ को फोरबिडन करता है, या अगर आप ऐसा करते हो तो वो किसी लॉ के प्रोविजंस को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, डिफीट कर रहा है, फ्रॉडुलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दूसरी पार्टी की कोई प्रॉपर्टी या उस पर्सन को इंजरी हो, या फिर कोर्ट के रिगार्डिंग में क्या हो, इमोरल हो, या फिर वो पब्लिक पॉलिसी को क्या करती हो, अपोज करती हो। जैसे ए ने एग्री किया बी को कि वो बी को अपना घर बेचेगा 10 लाख रुपए में। अब बी है उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा एज अ कंसिडरेशन फॉर, जो ए ने उसको प्रॉमिस किया है घर बेचने का, उसके लिए। यहाँ पे जो ए का प्रॉमिस है टू सेल द हाउस फॉर द कंसिडरेशन, और जो बी का प्रॉमिस है टू पे दी 10 लाख रुपीज, तो ये क्या हो गया, एक लॉफुल कंसिडरेशन है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट इसके अंदर है। मान लो ए बी सी जो है वो एक एग्रीमेंट के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो भी अ, वो पैसा आएगा उनके अंदर या जो भी होगा वो उससे डिवाइड कर लेंगे, और जो भी वो है एक्वायर कर लेंगे फ्रॉड के थ्रू। तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही क्या है, अनलॉफुल है। उन्होंने पैसा जो लाने की बात करे वो कैसा पैसा है, फ्रॉड से आया हुआ पैसा है। और लास्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है कि नॉट एक्सप्रेसिवली, वो जो है वो एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, मान लो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो पार्टी की फ्री कंसेंट के बिना नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो उसे क्या डिक्लेयर करा सकती है, वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकती है। जो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था voidable contracts की, क्या void an agreement is voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more parties, that is aggrieved party। यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उसे क्या करा सकती है, इन्फोर्स करवा सकती है। अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि पर्सन मतलब उसमें कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी, तो वो क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये टोटल आज की वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, बट ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई और आपको ये एसेंशियल्स वगैरह सब समझ में आ गए, तो आपको कहीं पर भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। और इसको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरे जिस सैम में हमारे कॉन्ट्रैक्ट था वो ये वाला ही सब्जेक्ट था, और मेरे हमेशा इसमें फुल में से फुल आते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।